नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में भरी हुंकार। टीएमसी पर साधा निशाना, कहा बंगाल की बेटियां टीएमसी के जंगल राज से चाहती हैं छुटकारा। अमित शाह तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर मोदककुरिच्ची में किया रोड शो। डीएमके, कांग्रेस और टीवीके ने भी झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। व्यवसायी जॉय कामदार हिरासत में। कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास के आवास पर भी छापेमारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे कोलंबो। श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। तो पक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्योंग भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। तो राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। ममता ने जनता के दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक अभिषेक बनर्जी भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। तो बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है और प्रचार अभियान अपने चरम पर है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मोदककुरिच्ची में भव्य रोड शो किया। अमित शाह कल देर रात कोयम्बटूर पहुंचे थे। वो आज चेन्नई के मायलापुर विधानसभा में भी रोड शो करने वाले हैं। तो अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, जहां चुनावी पारा इस वक्त हाई है। तमिलनाडु में भी प्रचार अभियान चरम पर है। जिस तरह से जो सारी पार्टियां हैं, उनके स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी समर में कूदकर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले स्थित विष्णुपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का
गला घूंटने में लगी हुई है। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं टीवीके भी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, जिसकी वजह से चुनावी जंग और भी रोचक हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में ईडी ने सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार को बेहाला के ज्योतिष रॉय रोड स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। ईडी की टीमों की अगर बात की जाए तो आज सुबह कोलकाता में कई ठिकानों पर वो छापेमारी कर रही है और ईडी ने बल्लीगंज स्थित कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास के आवास पर और बेहाला स्थित सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार के आवास पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये मामला सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा है। ये मामला कथित अवैध गतिविधियों और मनी ट्रेल की जांच से संबंधित है। ईडी की टीम ने कुल 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से 2 ठिकाने शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े हैं, जबकि एक ठिकाना जॉय कामदार का है। शांतनु सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता है। हाल ही में उन्हें ममता सरकार के धरने के दौरान मंच पर देखा गया था। उस समय कोलकाता पुलिस ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए ममता के मंच पर मौजूद थे। शांतनु सिन्हा को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत कोयला घोटाले की जांच के संबंध में इस साल 28 मार्च को नोटिस जारी कर दिया गया था। नोटिस के बाद ईडी ने इस महीने 6 अप्रैल को पूछताछ के लिए उन्हें तलब भी किया था। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। इस बार केंद्रीय एजेंसी ने सीधे उनके घर पर छापा मारा है। श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोलंबो पहुंच गए। ये उनकी श्रीलंका की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है। इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो वहां के अन्य नेताओं और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजय महासागर में अहम साझेदार है। ये दौरा भारत और श्रीलंका के रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति के इस दौरे में राजधानी कोलंबो से लेकर नुआरा एलिया तक कूटनीति और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिलेगा। भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को लगातार नया आयाम देने में जुटा है। श्रीलंका के साथ ही भारत के सामरिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग की नींव अब काफी मजबूत है। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के जो सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक, रक्षा और आर्थिक संबंधों में एक नई करवट आई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे से संबंध को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। देखिए हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार की एक खास रिपोर्ट कोलंबो से। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग तथा साझेदारी के हर रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं। 2022 में श्रीलंका के सबसे कठिन आर्थिक दौर में भी अगर कोई देश चट्टान की तरह खड़ा रहा तो वो था भारत। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने $4 अरब से अधिक की सहायता प्रदान की। आज भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार अब केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूपीआई के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश तक पहुंच चुका है। Forging of closer engagement and interactions between members of the Indian government and the Sri Lankan government. Of course, the fact that in the recent past, India has been a first responder at times of Sri Lanka's critical need has played a role in this. The relationship between people of India and people of Sri Lanka has been pretty strong in terms of bonding together after independence. But saying that, we have actually having very strong relationships probably for 2,000-3,000 years. इतना ही नहीं, रक्षा के मोर्चे पर दोनों देशों का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स जैसे युद्धाभ्यास इस बात का प्रमाण है कि दोनों सेनाएं तालमेल बैठाने में माहिर हैं। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान और फ्लोटिंग डॉक जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियां भी सौंपी हैं। साथ ही विषम परिस्थितियों में भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। इन तमाम मजबूत संबंधों के बीच भारतवंशी उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। The Indian origin people who are here are very honored to have His Excellency the Vice President of India. India has been a true friend to Sri Lanka for several years. They have been assisting us in many ways. हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से भी भारत श्रीलंका के बेहतर संबंध कई मायने रखते हैं। श्रीलंका ने बार बार स्पष्ट किया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं होगा जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ हो। कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में भारत का निवेश इसी सामरिक संतुलन का हिस्सा है। हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे से बहुआयामी सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के साझा भविष्य की नींव को और मजबूत करेगा। साफ है कि श्रीलंका के लिए भारत केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और भरोसेमंद बड़ा भाई है। उपराष्ट्रपति के दौरे से आने वाले समय में ये साझेदारी दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोलंबो से कैमरामैन नवीन के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, देश भर में 1300 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में चल रहे जो पुनर्विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा की और यात्रियों से बात भी की है। देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है। उसी सीरीज़ में भुवनेश्वर स्टेशन बहुत ही अच्छा बना है। विशेषकर पैसेंजर्स की दृष्टि से अगर देखो तो उनके लिए बहुत अच्छा वेटिंग एरिया, ये आप देख रहे हैं सारा का सारा एलिवेटेड वेटिंग एरिया है। कॉन्कोर्स है ये कंप्लीट, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट में होता है उसी तरह का बड़ा कॉन्कोर्स है। और प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टिविटी, जो शहर के अंदर से लोग आ रहे हैं उनके लिए एलिवेटेड रोड, दोनों साइड में एंट्री, जो सेकंड साइड एंट्री है और मेन एंट्री है, दोनों साइड में एंट्री। बहुत अच्छा पैसेंजर्स के लिए आने वाले 50 वर्षों के लिए अच्छी एक फैसिलिटी बन गई है। करीब 8-10 पैसेंजर्स से बात की, सबने कहा कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत आना जाना आसान हो जाता है इससे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज देश की पहली उन्नत ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा के शिलान्यास का समारोह हो रहा है। समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी माना कि ओडिशा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वर्ल्ड क्लास नवीनतम प्रौद्योगिकी उद्योग हो। ओडिशा अब एक आईटी हब बन रहा है। It is indeed a very important day, historical day today for Odisha, because the semiconductor plant foundation will be done today. It's very important for Odisha to have the world-class latest technology industry here. Odisha is now becoming an IT hub. It is becoming an electronics manufacturing hub. भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। 2 दशकों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। ये रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। पहले बाड़मेर और अब बालोतरा जिले में स्थित ये परियोजना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति होने के साथ देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से इस सिलसिले में खास बात की। आइए सुनवाते हैं।
21 तारीख को प्रधानमंत्री राजस्थान को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं, रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं बाड़मेर में। इससे किस तरह का औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा राजस्थान में, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। आइए हम उनसे बात करते हैं, किस तरह से ये एक गेम चेंजर होगा। देखिए, राजस्थान के अंदर जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो है वो एजुकेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, हमारे टूरिज्म हो, हर तरह से राजस्थान में ये उपलब्धियां हैं जहां पर बिजनेस कर सकते हैं। उसके साथ रिफाइनरी और पेट्रो प्रोडक्ट्स का भी अब शुरू हो जाएगा। तो बड़ी मात्रा में तेल भी है और तेल से जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, टायर है, प्लास्टिक है, उसके लिए पूरा का पूरा पेट्रो जोन हमने बनाया हुआ है। तो उससे बहुत फायदा राजस्थान को भी होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी होगा। आप राजस्थान के उद्योग मंत्री भी हैं, इस पूरे जो प्रधानमंत्री की विजिट है उसको किस तरह से देखते हैं और आप उसको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से ले जा सकेंगे। मोदी जी का हर वक्त किस तरह से हम गांव, गरीब, महिला, युवा को हम मजबूत कर सकते हैं और सक्षम कर सकते हैं, उस पर उनका ध्यान रहता है। और इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का एक आह्वान करा। इंडस्ट्रीज आज भारत में लग रही हैं, टेक्नोलॉजी आज भारत में आ रही है, युवा स्किल हो रहे हैं, स्किल होकर उन्हीं इंडस्ट्रीज में या तो खुद काम कर रहे हैं या फिर अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप या व्यवसाय कर रहे हैं। तो हर तरह से युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सो हर बार जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, पूरे के पूरे स्टेट को एक बूस्ट मिलता है। तो इस बार जो रिफाइनरी बहुत लंबे समय से लटकी हुई थी, अटकी हुई थी कांग्रेस सरकार की वजह से, अब उसका उद्घाटन होगा और शुरुआत होगी। उसमें केंद्र सरकार भी पैसे लगा रही है और राज्य सरकार भी पार्टनर बनके उसमें पैसे डाल रही है और तीनों का फायदा होगा, राजस्थान का भी, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी और पूरे राष्ट्र का भी। आपने सुना कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पवित्र चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जबकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ के कपाट 22 अप्रैल 23 अप्रैल को खुलने वाले हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु इन 4 पवित्र धामों में दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बेहतर सड़क सुविधा के कारण पिछले वर्षों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 4 धाम यात्रा के लिए अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान प्रमुख स्थानों पर तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से भी निरंतर निगरानी रखी जा रही है। अक्षय तृतीया के अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। आपको दिखाते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कुछ तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए। महाकाल का पंचामृत और आम्र रस से अभिषेक किया गया और माथे पर शेष नाग सजाकर दिव्य स्वरूप दिया गया। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी जारी है। ईरान का कहना है कि जब तक ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। आईआरजीसी ने अमेरिका द्वारा जारी नाकेबंदी के युद्ध विरामों की शर्तों का उल्लंघन इसे बताते हुए चेतावनी दी कि हॉर्मुज के पास आने जाने वाले किसी भी जहाज को शत्रु माना जाएगा और उसे निशाना बनाया जा सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सभी मुद्दों का पूर्ण समाधान होने तक नौसैनिक नाकाबंदी लागू रहेगी। इस बीच जल डमरू मध्य में गोलीबारी की घटनाओं की जो खबरें सामने आई, जिनमें कुछ वाणिज्यिक जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद युद्ध विराम के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। वहीं हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास फिलहाल जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने शनिवार को UNIFIL यानी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। गुतेरेस ने एक्स पर लिखा कि हमले में एक फ्रांसीसी शांति सैनिक शहीद हो गया, 3 अन्य घायल। उन्होंने शहीद शांति सैनिक के परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। एंटोनियो गुतेरेस ने लिखा
कि हाल ही के हफ्तों में लेबनान में तैनात शांति सैनिकों की मृत्यु की ये तीसरी घटना है। ये हमले बंद होने चाहिए। सभी पक्षों को शत्रुता की समाप्ति और युद्ध विराम का सम्मान करना चाहिए। और अब बात इतिहास की। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस से लॉन्च किया। स्वदेश में निर्मित इस उपग्रह ने अंतरिक्ष युग में भारत के साहसिक प्रवेश को चिन्हित किया। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। 19 अप्रैल 1975 भारत ने अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाने का हौसला दिखाया और उड़ान भर ली। रूस के कापुस्टिन यार के लॉन्च स्थल से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए उपग्रह ने क्षितिज को पार करने का काम किया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह जिसे भारत में डिजाइन और बनाया गया। भारतीय सपनों से प्रेरित इस उपग्रह का प्रक्षेपण सोवियत संघ के रॉकेट के जरिए किया गया। ये सिर्फ धातु और सर्किट से बना उपग्रह नहीं था, ये महत्वाकांक्षा और संकल्प का, निर्भीकता और साहस के साथ सपने देखने का हौसले का प्रतीक था। सिर्फ 360 किलोग्राम वजनी 26 आयामी बहुपदीय आकार, मात्र 1.4 मीटर चौड़े उपग्रह पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का भार था। इसके प्रक्षेपण के साथ भारत दुनिया का 11वां और केवल दूसरा विकासशील देश बना जो उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सफल रहा। ना कोई भव्य लॉन्च पैड, ना कोई विशाल बजट, दूरदर्शी लोगों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने असंभव पर विश्वास किया। डीडी न्यूज के लिए तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। देश में फिटनेस को जन आंदोलन बनाने की दिशा में फिट इंडिया की पहल लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल का विशेष आयोजन किया गया, जहां ये महिला शक्ति को समर्पित रहा, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश को हर इतवार फिटनेस का संदेश देने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में इस बार महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। खेल और फिटनेस जगत के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी महिलाओं ने साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। इस खास मौके पर दंगल गर्ल गीता फोगाट और बॉक्सर स्वीटी बुरा ने साइकिलिंग कर यह बताया कि फिट रहना हर महिला के लिए कितना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया की शुरुआत की थी और उसके बाद से अब अगर हम बात करें पिछले 5-6 सालों में, तो ये इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा इसने अचीवमेंट मैं कहूँगी अचीव कर लिया है कि जिस तरह से लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं साइकिल ऑन संडे और मैराथन में, फिट इंडिया मूवमेंट में, तो उससे यही पता चलता है कि हमारे देश के लोग कितना फिटनेस के प्रति जागरूक हो गए हैं और कितना अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। आज मैं देखकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि एक 3-4 महीने के बच्चे के साथ भी महिलाएं साइकिलिंग करने के लिए यहाँ आई है। तो ये जैसे ऐसे प्रोग्राम्स जो हम करवाते हैं और जो आप जैसे मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनके थ्रू जैसे संदेश पहुँचते हैं, तो उससे काफ़ी जागरूकता आई है महिलाओं में। वहीं इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल को मिल रही सफलता पर खुशी जाहिर की। पूरे भारत में महिलाओं के साथ आज, गर्ल्स के साथ आज हम लोगों ने संडेज ऑन साइकिल की। आपने यहाँ का माहौल देखा, कितना अच्छी संख्या में उन्होंने भाग लिया। और आइडिया ये है कि यदि घर की स्त्री का, घर की महिला का, घर की बेटी का, घर की बहू का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा वो रख सकती है, क्योंकि वो खुद स्वस्थ होगी तो दूसरों को स्वस्थ रख सकती है। संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने भी इस मुहिम की जमकर सराहना की और बताया कि ऐसे आयोजन उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की ये मुहिम हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी मुहिम है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारा परिवार स्वस्थ नहीं है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हर कोई जानता है कि एक औरत ही घर का फाउंडेशन है, एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी एंड अल्टीमेटली नेशन का। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन। So every woman out there, just take care of your health and fitness.
contribute your worth, and we are past that thing that we need to prove our worth to the world. I am really excited to be here because आज हम वुमेन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नारी शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि नारी शक्ति को, क्योंकि वो ही हमारे देश का भविष्य भी बदल सकती हैं। अगर वो फिट है तो हम फिट है। संडेज ऑन साइकिल का आयोजन देश भर में 1000 से अधिक स्थानों पर किया गया, जिसने एक बार फिर यह संदेश दिया कि फिटनेस ही स्वस्थ और सशक्त भारत की कुंजी है। जरूरी है हर स्त्री का फिट होना, क्योंकि स्त्री परिवार की वो धुरी है जिसके कंधों पर पूरे परिवार के सदस्यों को फिट रखने का जिम्मा होता है। यही वजह है कि संडेज ऑन साइकिल के इस कड़ी में देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि फिटनेस के संदेश को भी आगे बढ़ाया। कैमरामैन उत्तम के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।